ये कहानी है केरबेरोस नामी जहाज की, जिस पर 1500 यात्री सवार होकर न्यूयॉर्क जा रहे थे। पर रास्ते में कुछ हो गया, वो समंदर में कहीं खो गए। शिप पर अजीब अजीब सी घटनाएं घटने लगी। अनगिनत यात्री शिप से कूदकर अपनी जान देने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आत्मा किसी शैतानी साए के वश में हो। क्या ये शिप सही सलामत न्यूयॉर्क अमेरिका पहुंच पाई? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मेंटल असाइलम को दिखाया जाता है, जहां पर एक मोरा नामी पेशेंट अपने पिता से चीख चीख कर कह रही थी, मैं पागल नहीं हूं पिताजी, मैं जानती हूं कि आपने प्रोमीथियस शिप के साथ क्या किया। पर उसके पिता चेयर से बांधकर उसे यादाश्त मिटाने वाली इंजेक्शन लगवा देते हैं। इतने में मोरा की आंख खुली तो पता चला कि वो सपना देख रही थी, मगर उसके हाथ पर बांधने के निशान बयां कर रहे थे कि मोरा ने अभी अभी जो सपना देखा वो उसकी हकीकत है। वहीं पर एक न्यूज़पेपर से कंफर्म हो गया कि प्रोमीथियस जहाज 4 महीने पहले इसी रूट से जाते हुए लापता हो गई थी। हालांकि मोरा जान चुकी थी कि प्रोमीथियस जहाज और उसमें सवार यात्रियों के साथ क्या हुआ था, मगर उसके पिता ने उसकी यादाश्त मिटा दिया। एक दिन पहले मोरा के भाई ने उसे न्यूयॉर्क का टिकट और एक पोस्ट कार्ड भेजा था, जिसको पढ़ने के बाद उसे याद आया कि वो न्यूयॉर्क अपने भाई से मिलने जा रही है। इस केरबेरोस जहाज में 1500 यात्री सफर कर रहे थे। मोरा यहाँ से नाश्ता करने डाइनिंग हॉल पहुंची। तभी एक क्रेस्टर नामी लड़का आकर गिड़गिड़ाने लगा कि उसकी बहन की हालत खराब है, उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। दरअसल क्रेस्टर और उसकी फैमिली लोअर क्लास में सफर कर रहे हैं। वहां पर डॉक्टर की सुविधा नहीं थी, इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड्स के आंखों में धूल झोंककर वो मदद मांगने फर्स्ट क्लास में चला आया था। पर सिक्योरिटी गार्ड तुरंत उसे घसीट कर बाहर ले जाने लगे। मोरा से ये देखा नहीं गया, उसने भी डॉक्टरी पढ़ी थी, इसलिए वो सीधे क्रेस्टर की बहन टोव की मदद करने पहुंच गई। टोव का बच्चा गर्भ में घूम गया था, जिस वजह से उसे असहाय दर्द हो रहा था। उसके पिता, माँ और छोटी बहन एडा सब परेशान थे। हालांकि मोरा ने चंद मिनटों में ही टोव की परेशानी दूर कर दी। एडा के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। मोरा को वहां से बाहर निकलते हुए शिप के कैप्टन आइक ने देख लिया था। वो अभी उसे समझा ही रहे थे कि फर्स्ट क्लास के यात्रियों को लोअर क्लास में जाना मना है। इतने में शिप के फर्स्ट ऑफिसर खबर लेकर आए। उन्हें एक अनजान जहाज से सिग्नल मिल रहे थे। आइक ने आंकड़ा मिला लिया कि हो ना हो ये सिग्नल प्रोमीथियस जहाज से आ रहे होंगे। 4 महीने पहले इसी रूट से जाते हुए प्रोमीथियस जहाज 1400 यात्रियों को लेकर लापता हो गई थी। यहाँ से 7 घंटे की दूरी से वो सिग्नल आ रहे थे। कप्तान आइक तुरंत उस ओर जहाज मोड़ने का आदेश दिए। दूसरी तरफ इसी केरबेरोस जहाज के एक केबिन में एक कपल लूसियन और क्लेमेंस हनीमून मनाने इस सफर पर निकले थे, मगर लूसियन को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या थी, जिस वजह से उसे शर्मिंदा होना पड़ा। वहीं जब उसे पता चला कि जहाज वापस मुड़ रहा है तो वो और परेशान हो उठा। दरअसल उसे एक गंभीर बीमारी थी। अगर सही समय पर न्यूयॉर्क नहीं पहुंचा तो उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि क्लेमेंस को उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अगले ही पल कप्तान आइक मीटिंग कर सबको बता दिए कि वो एक अनजान सिग्नल के पीछे जा रहे हैं, इसीलिए जहाज को उस ओर मोड़ा गया है। उनके इस फैसले से एंजल और उसका भाई रमीरो सबसे ज्यादा परेशान थे, क्योंकि सबसे वो एक दूसरे का भाई बता रहे थे, लेकिन असलियत में उनकी कहानी कुछ और ही थी। दोनों गे कपल्स थे जो कुछ बड़ा कांड करके न्यूयॉर्क भाग रहे थे। इसीलिए जहाज के मुड़ते ही इनकी धड़कन बढ़ गई थी। लगभग 7 घंटे सफर करने के बाद इन्हें प्रोमीथियस शिप नजर आने लगा। पास जाकर फ्लेयर गन चलाया गया, पर जहाज से कोई बाहर नहीं निकला। उस पर मौजूद 1400 यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा, ये जानने के लिए कैप्टन आइक अपने साथ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स, डॉक्टर के तौर पर मोरा और एक प्रेस्ट यानी रमीरो को साथ ले जाने का फैसला किए। पर उस भयावह शिप को देख जहाज के सिक्योरिटी गार्ड्स वहां जाने से मुकर गए। वहीं पर स्टीम इंजन के क्रू ओलेक और जेरोम मौजूद थे, जिन्हें लेकर कप्तान आइक प्रोमीथियस पर पहुंचे। बीते 4 महीनों में ये जहाज पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जिंदा इंसान तो दूर की बात थी, वहां तो लाशों का भी पता नहीं था। इतने में आइक को एक जाना पहचाना रिबेन मिला, जिसे वो छिपा लिए। यहाँ से कम्युनिकेशन रूम पहुंचे तो पता चला कि टेलीग्राफ टूटा हुआ है। पर अब सवाल ये था कि अगर टेलीग्राफ टूटा हुआ है तो यहाँ से किसने और कैसे सिग्नल भेजा। डाइनिंग हॉल में भी कुछ सुराग नहीं मिला। तभी मोरा को एक ग्रीन बीटल दिखा, जिसके पीछे पीछे वो एक अलमारी तक पहुंची। किसी ने कपाट को सरिया से बंद किया हुआ था। अचानक उसके अंदर से कोई दरवाजा खटखटाने लगा। ये डरते डरते उस कपाट को खोले तो अंदर का नजारा देख दंग रह गए। कपाट के अंदर एक लड़का था जो इनको एक टक से घूरे जा रहा था। आइक ने पूछा, क्या हुआ था इस जहाज पर? किसने तुम्हें यहाँ बंद किया है? मगर वो लड़का इनको एक छोटा पिरामिड देकर चुप हो गया।
ये उस लड़के को साथ लेकर वापस लौटते उससे पहले ही प्रोमेथियस जहाज से एक अनजान शख्स केरबरोस जहाज पर चढ़ा। उसके पास भी एक ग्रीन बीटल था जिसके सहारे वो मोरा के बाजू वाले रूम को खोल लिया। मोरा जब उससे मिली तो वो उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। हालांकि उसका कहना था वो दोनों पहली बार मिल रहे हैं। वो अपना नाम डैनियल बताया। इधर फर्स्ट ऑफिसर कप्तान आइक के पास कंपनी का एक मैसेज लेकर आया जिस पर लिखा था सिंक शिप, यानी प्रोमेथियस शिप को डुबा दो। पर सवाल ये था कि कंपनी प्रोमेथियस के राज को मिटाना क्यों चाहती थी। अचानक जहाज के सभी कंपास गोल गोल घूमने लगे। कुछ लोगों को तो डर सताने लगा कि जो हाल प्रोमेथियस के यात्रियों के साथ हुआ वही अब इनके साथ भी होने वाला है। उधर मोरा प्रोमेथियस जहाज के बारे में जब भी उस लड़के से कुछ पूछती वो उसके हाथ में पिरामिड थमा देता, मानो इस पिरामिड के अंदर ही सारे राज दफन हो। शिप कई घंटों से कप्तान के आदेश के इंतजार में यहीं पर रुकी रही। लोअर क्लास वाले भी इस डर के माहौल में ईश्वर से प्रार्थना करने लगे थे। वही कप्तान आइक जब से प्रोमेथियस जहाज से वापस लौटे थे उन्हें उनकी लड़की की आत्मा नजर आने लगी थी। दरअसल 1 साल पहले आइक की बीवी और उनकी बेटियां जलकर मर गई थी। पर आइक के मन में सवाल खटक रहा था कि उनके मरने के 8 महीने बाद उनकी बेटी नीना का रिबेन प्रोमेथियस जहाज पर कैसे पहुंचा। इसका जवाब वो लड़का दे सकता था। उनकी बेटी नीना साक्षात उनके सामने खड़ी थी, पर आइक को पता था कि ये हकीकत नहीं है। अगले ही पल वो जलकर गायब हो गई। आइक गुस्से में चूर होकर उस लड़के के पास गए और जबरदस्ती उगलवाने लगे कि प्रोमेथियस जहाज पर क्या हुआ था, पर वो लड़का मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। हार पछताकर आइक को वापस जाना पड़ा। आइक और मोरा के यहाँ से जाते ही डैनियल, जो कि खोया हुआ जहाज प्रोमेथियस से इनके जहाज पर चुपके से आया था, वो जेब से ग्रीन बीटल निकाला और नीचे छोड़ दिया। ये ग्रीन बीटल जाकर एडा को दिखी। वो उसका पीछा करते करते डेक पर पहुंच गई जहां पर डैनियल ने उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करके वो डाइनिंग हॉल पहुंचा। वहां कप्तान ने मीटिंग बुलाई थी। दरअसल इनके जहाज पर इतना कोयला नहीं था जिससे कि वो प्रोमेथियस को खींचकर न्यूयॉर्क पहुंचा सके। पीछे जाने का रास्ता आगे के रास्ते से छोटा था, इसलिए आइक जहाज को वापस ले जाने का फैसला किए। हालांकि उनके इस फैसले से वहां कोई भी खुश नहीं था। मोरा ने भी उनको समझाने की कोशिश की। तब आइक ने बताया वो जानना चाहते हैं कि प्रोमेथियस पर उनकी मरी हुई बेटी का रिबेन कैसे आया, जबकि 1 साल पहले ही वो जलकर मर गई थी। आखिर प्रोमेथियस के 1400 यात्री कहाँ गायब हो गए? क्यों उनकी कंपनी 45,000 टन कामयाब स्टील यूं ही पानी में डूबा देना चाहती है? इन सारे सवालों के जवाब उन्हें चाहिए थे। आइक के आदेश पर ये प्रोमेथियस को टोकर वापस चल दिए। तभी एकाएक सिक्योरिटी इंचार्ज फ्रांस की नजर एडा की लाश पर पड़ी। अगले ही पल ये बात आइक को बताया गया। उधर डैनियल के पास मोरा की एक पुरानी फोटो थी जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो मोरा का बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड हो सकता है। पर ये बात वो मोरा से छिपा क्यों रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं मोरा उसे इसलिए पहचान नहीं पा रही होती क्योंकि उसके पिता ने उसकी यादें मिटा दी थी। उधर एडा का भाई क्रेस्टर उसे हर ओर ढूंढकर थक चुका था। वो पिछले शाम से ही गायब थी, पर उसे कहा पता था कि एडा मर चुकी है। डॉक्टर के चेक करने पर पता चला कि एडा की नेचुरल डेथ हुई है। उसके शरीर पर ना ही तो एक खरोच था और ना ही उसे जहर दिया गया था। कप्तान एडा की मौत की खबर गुप्त रखना चाहते थे ताकि शिप पर बगावत ना हो। इतने में शिप की रफ्तार धीमी होने लगी। ये तुरंत भागकर डेक पर गए। अचानक चारों तरफ घनघोर कोहरा फैल चुका था। बिना दिशा यंत्र के ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे, इसीलिए शिप को यहीं पर रोकना पड़ा। तभी अचानक आइक को ख्याल आया कि प्रोमेथियस के कैप्टन ने लॉग बुक में जरूर लिखा होगा कि उनके साथ क्या हुआ। अगले ही पल वो मोरा को लेकर लॉग बुक ढूंढने प्रोमेथियस पर निकल पड़े। हालांकि फ्रांस और फर्स्ट ऑफिसर आइक के किसी भी डिसीजन से सहमत नहीं थे। उनके यहाँ से जाते ही फ्रांस नीचे जाकर टोव को बता दिया कि उसकी बहन मर चुकी है। वहां हर कोई एडा की लाश देख सहमा हुआ था। यहां से बाहर निकलते ही फ्रेंच को 3 और लाशें मिली जिससे उसका माथा ठनका और उसने बगावत की शुरुआत कर दी। लोअर क्लास के पैसेंजर्स भी प्रोमेथियस को छोड़कर अपने शिप को न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ने के लिए बगावत पर उतर आए। इससे पहले कि ये बात ओलेग कप्तान तक पहुंचाता, उसे पकड़कर जेरोम के साथ बंद कर दिया गया। जेरोम की भी पोल खुल चुकी थी कि वो क्रू मेंबर्स में से नहीं है, इसलिए उसे भी पकड़कर कैद कर दिया गया था। उधर प्रोमेथियस के भट्टी में आइक को पैसेंजर लिस्ट मिला जिसमें मोरा का नाम देख वो दंग रह गए। उनके मन में सवाल चलने लगा कि 4 महीने पहले जब मोरा इस शिप पर थी तो जिंदा कैसे बची? प्रोमेथियस के यात्रियों को गायब करने में कहीं मोरा का हाथ तो नहीं। हालांकि आइक मोरा से इस बारे में कुछ जिक्र नहीं करते और ये केरबेरोस पर वापस लौट आते हैं।
इधर रमीरो को जैसे ही पता चला कि शिप पर बगावत शुरू हो गई है तो वो तुरंत भागकर कैप्टन को आगाह करने पहुंचा। तभी हथियारों से लैस फ्रांस, उसके साथी और लोअर क्लास के पैसेंजर्स भी यहाँ आ धमके। बंदूक की नोक पर आइक और रमीरो को पकड़कर कैद कर दिया गया। वहीं फ्रांस अपने साथ जेरोम और ओलेग को डेक पर पड़े लाशों को फिकवाने के लिए ले गया। लाशों के ढेर को देख उन दोनों को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर शिप पर लोग इतनी तेजी से क्यों मर रहे हैं। सिपाहियों का ध्यान इन पर से हटते ही जेरम भाग निकला। उधर जहाज के चालक दल को पता चला कि 3 दिन पहले कैप्टन आइक ने जहाज को जहां से मोड़ा था ये दोबारा उसी जगह पर जा पहुंचे हैं। वहीं प्रोमेथियस जहाज भी गायब हो गया था, जबकि वो तो इनके जहाज के साथ ही बंधा हुआ था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब हो क्या रहा है। फिर भी ये सब कुछ इग्नोर कर इंजन को फुल पावर में डालकर उत्तर की तरफ बढ़ चले, क्योंकि इनके अनुमान से उत्तर दिशा की ओर ही अमेरिका है। दूसरी ओर फर्स्ट ऑफिसर की भी हालत लोअर क्लास के पैसेंजर्स ने खराब कर दी थी। उन्हें जवाब चाहिए था कि यहाँ लोग मर क्यों रहे हैं। फर्स्ट ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए बताना शुरू करता है कि इन सब की जड़ वो लड़का है। जिस दिन से उसने जहाज पर कदम रखा है उसी दिन से यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी है। शायद वो लड़का श्रापित है। इतना सुनते ही सब उस लड़के को लाटा माटा की तरह ढूंढने लगे। मोरा से उस लड़के को छीन लिया गया। अभी ये उसे जहाज से नीचे फेंकने का मौसम बना ही रहे थे। इतने में जेरम भागने के बाद उस हॉल में पहुंचा जहां पर कैप्टन आइक और उनके सपोर्ट में खड़े लोगों को कैद किया गया था। आजाद होते ही ये लड़के को बचाने डेक पर पहुंच गए, जहां पर दोनों गिरोह के बीच जंग छिड़ गई। हालांकि लाख कोशिशों के बावजूद भी ये लड़के को बचा नहीं सके। सही मौका देख एडा की मां ने लड़के को जहाज से नीचे फेंक दिया, जिसके बाद दोनों गुटों के लोग अपने अपने रास्ते चल दिए। यहीं पर कप्तान आइक गुस्से में तिल मिलाकर मोरा से पूछने लगे, वो आदमी कौन है जो 24 घंटे तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता रहता है? तुम दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हो? प्रोमेथियस शिप पर मुझे पैसेंजर लिस्ट मिल गया था जिसमें तुम्हारा भी नाम है। क्या हुआ था? उस जहाज के साथ तुम लोग क्या छिपा रहे हो? इतने में कोई अलमारी ठकठकाने लगा। अगले ही पल वो लड़का जिसे जहाज से नीचे फेंक दिया गया था वो उस अलमारी से बाहर निकल आया, जिसे देख सबके होश उड़ गए। मोरा को जब होश आया, आइक ने उस लड़के को दोबारा अलमारी में बंद करवा दिया था। वो उसे बाहर निकालने के लिए तुरंत बेचैन हो उठी। तब आइक पूछा, इस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? प्रोमेथियस के 1400 यात्रियों में से सिर्फ तुम दोनों ही जिंदा कैसे बच गए? दरअसल प्रोमेथियस के पैसेंजर्स लिस्ट में मोरा का भी नाम था, पर मोरा को कुछ याद नहीं आ रहा होता क्योंकि उसके पिता ने उसकी यादाश्त मिटा दी थी। उधर लोअर क्लास वाले पैसेंजर जहाज पर अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए मरने मारने पर भी उतारू हो चुके थे। वही टोव किसी तरह अपनी मां को रोकना चाहती थी, इसीलिए जाकर कैप्टन के गिरोह में शामिल हो गई। मौका देख मोरा लड़के को बाहर निकालने आगे बढ़ी, तभी एक मुसाफिर ने उस पर गोली दाग दिया, पर वो गोली अचानक हवा में ही अटक गई। जो जिस पोजीशन में था वैसे ही बिल्कुल बुत बन गया। वहां केवल मोरा ही मूव कर पा रही थी क्योंकि उस लड़के ने समय को रोक दिया था। मोरा उसे बाहर निकाल पूछने लगी, ये सब तुमने कैसे किया बताओ मुझे? मगर वो लड़का कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था। उन दोनों के यहाँ से भागते ही समय नॉर्मल हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर मोरा और वो लड़का उनके नजरों के सामने से अचानक गायब कैसे हो गए। इतने में कैप्टन ने डैनियल का कॉलर पकड़ लिया क्योंकि उन्हें शक था कि ये आदमी मोरा से मिला हुआ है। तभी घड़ी के जैसे टिक टिक की आवाज आने लगी, जिसको सुनते ही वहां काफी सारे लोग अपना आपा खो दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनकी आत्मा किसी के वश में हो। इस आफत के चपेट में क्रेस्टर भी आ चुका था। उसके पिता उसे बुत बनकर जाते देख उसका पीछा करने लगे, मगर जब तक वो उसके करीब पहुंचते क्रेस्टर जहाज से नीचे कूद गया। हजारों की तादाद में लोग जहाज से नीचे कूदने जा रहे थे। इतने में दोनों गिरोह का आमना सामना हो गया, बंदूकें तन गई। तभी क्रेस्टर के पिता ने उसकी मां को बताया कि क्रेस्टर जहाज से नीचे कूद गया। ये सभी के सभी अपनी जान देने डेक पर जा रहे हैं। इतना सुनते दोनों गिरोह एकजुट होकर उन्हें डेक पर जाने से रोकने लगे। उधर मोरा के लाख प्रयत्न करने पर लड़के ने मोरा को उसके बेड के नीचे एक सीक्रेट रूम दिखाया, जिसके डोर पर पिरामिड का चिन्ह बना हुआ था। अगले ही पल वो ग्रीन बीटल से उस खुफिया रूम के दरवाजे को खोल लिया, जिससे होकर बाहर निकलते ही मोरा हैरत में पड़ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एक मामूली जहाज के अंदर इतनी बड़ी जगह कैसे फिट हो सकती है। पास में ही एक कब्र था और वहां से कुछ दूरी पर उसके पिता का मेंटल हॉस्पिटल। दरअसल मोरा के पैदा होने के बाद उसकी मां का मेंटल कंडीशन खराब रहने लगा, इसलिए मोरा के पिता ने ये मेंटल हॉस्पिटल बनवाया। एक तरह से ये मोरा का घर था।
इनके ठीक पीछे डैनियल भी भागता हुआ मौरा के रूम में आया। उसे भी इस खुफिया कमरे के बारे में पहले से ही पता था। वो अपने डिवाइस से इस खुफिया कमरे के दरवाजे को खोल अंदर पहुंचा। वो लड़का वही कब्र के पास खड़ा था। डैनियल ने कहा, तुम्हें मौरा को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। क्रिएटर शिप को डुबोने वाले हैं, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। दरअसल वो टिक टिक की आवाज एक टाइमर की आवाज है जो शून्य होते ही यहाँ कुछ बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है। उसे रोकने के लिए डैनियल लड़के को यहीं पर छिपने को बोल तुरंत भागकर इंजन रूम में गया, जहां पर क्वांटम कंप्यूटर्स जैसा एक मशीन लगा हुआ था। डैनियल उस कंप्यूटर से एक डिवाइस कनेक्ट कर इस टिक टिक की आवाज को बंद करने की कोशिश करने लगा। उधर डेक पर मौतें थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो बचे खुचे लोग थे वो भी आपा खोने लगे। तब सबने किसी न किसी चीज से अपने आप को बांधना शुरू किया। इधर एंजल और रमीरो भी दरवाजे पर सामान रखकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिए थे। जेरोम भी बचते बचाते लूसियन के रूम तक पहुंचा। दरअसल क्लेमेंस के साथ उसका अलग ही चक्कर चल रहा था, इसलिए वो उसे बचाने आया था। वही मौरा मेंटल हॉस्पिटल में इधर उधर मड़रा रही थी कि तभी उसके पिता ने एक बार फिर उसे धर दबोचा और एक काले कलर का इंजेक्शन लगवा दिए। जैसे ही आंख खुली, मौरा अपने रूम में थी। रूम से बाहर निकलते ही उसे आइक ने धर लिया, क्योंकि अचानक वो कुछ जवाब दिए बिना ही उनके सामने से लड़के को लेकर गायब हो गई थी। मौरा ने बताया कि उस लड़के के पास जो पिरामिड है उसका इस्तेमाल कर वो पता नहीं कैसे समय को रोक लिया था। और रही बात प्रोमेथियस के पैसेंजर लिस्ट में उसके नाम की, तो उसे कुछ भी याद नहीं। वो प्रोमेथियस के राज को जान चुकी थी, मगर उसके पिता ने उसकी याददाश्त मिटा दिया था। शायद यह जो कुछ भी हो रहा है उसमें मोरा के पिता का हाथ हो सकता है। इतना सुनते ही आइक ने भी अपना राज खोला। दरअसल गायब हुए प्रोमेथियस शिप के कप्तान आइक थे। पैसेंजर लिस्ट पर उनका ही सिग्नेचर था, मगर हैरानी की बात यह थी कि उन्हें भी प्रोमेथियस शिप पर होना याद नहीं था। तभी मोरा को वो ग्रीन बीटल दिखा जिससे लड़के ने खुफिया रूम के दरवाजे को खोला था। आइक के बेड के नीचे भी उसी तरह का खुफिया कमरा था। उस ग्रीन बीटल को नीचे रखते ही खुफिया रूम का दरवाजा खुल गया। उस रास्ते बाहर निकले तो आइक के घर पहुंच गए। आइक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर एक जहाज में इतनी बड़ी जगह फिट कैसे हो सकती है। इधर फर्स्ट ऑफिसर के पास भी डैनियल के जैसा ही एक डिवाइस था, यानी यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो शुरू से ही जानता था। बीच बीच में वो एक खुफिया मैसेजर मशीन से जहाज की हर एक जानकारी क्रिएटर को भेजता था, पर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उधर डैनियल काफी प्रयत्न के बाद टिक टिक के आवाज को रोकने में कामयाब हो गया। आवाज बंद होते ही सब अपनी चेतना में वापस तो लौट आए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 1500 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जिंदा बच पाए थे। दूसरी तरफ हमें मोरा के पिता को दिखाया जाता है। उनके पास प्रोजेक्ट करबेरोस से एक मैसेज आया था। मोरा के पिता कहते हैं कि उनके पास अब समय कम बचा है, जल्दी बच्चे को ढूंढकर मेरे पास लाओ। यहीं पर खिड़की से बाहर हम एक विशाल पिरामिड को देख पाते हैं जो मन में काफी सारे सवाल खड़े करते हैं। इधर रात को टोव जब सो रही थी तो सोते हुए उसे एक सपना आया। दरअसल इस शिप पर जो कोई भी सपना देखता है वो उनकी लाइफ में कभी ना कभी घट चुका होता है। टोव के सपने में हम देखते हैं कि गांव का जमींदार बंदूक की नोक पर टोव के पूरे परिवार को बंदी बना लिया था, क्योंकि पिछले दिनों क्रिस्टर जमींदार के बेटे के साथ गलत काम करते हुए पकड़ा गया था। जमींदार उनसे बदला लेने के लिए टोव का रेप उसके परिवार वालों के सामने ही करने लगा। तब मौका देख टोव जमींदार को पीट पीट कर मार डाली। यही वजह था कि ये पूरा परिवार भागकर न्यूयॉर्क जा रहे थे। इतने में आंख खुली तो वो शिप पर थी। शिप का इंजन बंद हो चुका था, क्योंकि स्टीम इंजन के जितने भी क्रू थे जो लगातार भट्ठी में कोयला डाल रहे थे वो सब के सब जहाज से नीचे कूद चुके थे। अगर इन्हें यहाँ से बचकर निकलना है तो किसी तरह इंजन को चालू करना होगा। कप्तान सबको अलग अलग ग्रुप में बांटकर अलग अलग काम सौंप दिए। महिलाओं का ग्रुप शिप पर बचे हुए लोगों को ढूंढने निकला। दोनों पादरी फर्स्ट ऑफिसर के साथ जहाज कंपनी से संपर्क करने में हाथ बटाने लगे, जबकि ओलेग, जेरम, फ्रांस वगैरह इंजन स्टार्ट करने में जुट गए। उधर मोरा ने आइक को बताया कि वो बच्चा उसके बेड के नीचे जो खुफिया कमरा है उसी के अंदर जाकर कहीं गायब हो गया। ये दोनों उसे ढूंढते हुए मेंटल हॉस्पिटल पहुंचे, पर वो लड़का उनको कहीं नहीं मिला। जब खिड़की खोले तो सामने का नजारा देख दंग रह गए। जहाज के अंदर ही ये पूरा का पूरा बिल्डिंग था। इतने में डैनियल भी यहाँ आ पहुंचा। उसे यहाँ देख आइक का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो ये छोरा सब कुछ पहले से ही जानता है, तभी तो इस खुफिया जगह पर पहुंच पाया। आइक उससे कुछ उगलवा पाते वो अपने टेलीपोर्टिंग पावर वाली डिवाइस से उनको प्रोमेथियस जहाज पर भेज दिया, जो समंदर के नीचे एक चकोह फंसकर जब दूसरे साइड से निकली तो वहां का नजारा देख आइक चौंक गए। वहां हर ओर सैकड़ों जहाजों का जमावड़ा लगा हुआ था। इधर मोरा तो आइक के गायब होते ही पूरा हिल गई थी। वो डैनियल को गोली मारती उससे पहले ही डैनियल ने बताया कि वो दोनों पति पत्नी हैं। 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी। ये जगह धीरे धीरे करके अब खत्म होना स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले तुम्हें सब कुछ याद करना होगा। याद करने की कोशिश करो
तुम्ही ने इस दुनिया को बनाया है ताकि अपने बेटे के साथ हम इस दुनिया में खुशी से रह सके। उसका कहना था कि वो लड़का उन दोनों का बेटा है, लेकिन मौरा को डेनियल की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा होता। वो तुरंत उसे कमरे में बंद करके उसकी असलियत जानने उसके कमरे में पहुंची, क्योंकि मौरा इस शिप के डिजाइन को जान चुकी थी। हर किसी के बेड के नीचे एक खुफिया कमरा बना था जो उन्हें उनके घर तक ले जाता था। मौरा डेनियल के उस खुफिया कमरे से होकर डेनियल के घर पहुंची, जहां पर उसे डेनियल के साथ बिताए हुए लम्हों की झलकियां नजर आने लगी। वहां पड़े एल्बम इस बात के सबूत थे कि मौरा सच में डेनियल की पत्नी है। वही डेनियल भी जुगाड़ लगाकर मेंटल हॉस्पिटल से निकल मौरा के पास पहुंचा और समझाने लगा कि ये सब असली नहीं, वो सबके सब एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है जिसके तहत वो सपना देख रहे हैं। पर सपने की यही तो खासियत है दोस्तों, उसे देखने वाला इंसान जब तक नींद से बाहर नहीं आता, सपना उसे हकीकत ही लगता है। मौरा के पास एक चाबी था जिसका इस्तेमाल करके वो सभी के सभी नींद से उठ सकते थे। हालांकि वो भूल चुकी थी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वही हमें मौरा के पिता को दिखाया जाता है जो उन सबको मॉनिटर पर देख रहे होते हैं। दूसरी ओर सभी महिलाएं जहाज के सभी कमरों को चेक करने के लिए अलग अलग बढ़ चुकी थी, मगर इनके अलावा जहाज पर कोई भी जिंदा इंसान नहीं मिला। तभी मिस मैजी को दीवार पर एक उभरता हुआ काला पदार्थ दिखा। उसके छूते ही वो चीज मैजी के उंगलियों में फैलने लगा। देखते ही देखते तूफान भी उठने लगा था। किसी तरह ये भागकर कम्युनिकेशन रूम पहुंचे, मगर शिप को कंट्रोल करने के लिए वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ही फर्स्ट मेट मौरा के पिता से मिलने चले गए थे। दरअसल मौरा के पिता इसी जहाज के किसी गुप्त जगह पर रहते हैं। उनको वो पिरामिड चाहिए था जो उस लड़के के पास है। ये पिरामिड को हासिल कर कुछ करने वाले हैं। वह फ्रांस उनको साथ लेकर जहाज से उतरने की कोशिश में जुटा था, पर तोव की माँ इन सब से अब थक चुकी थी, इसलिए सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर मौत का इंतजार करने लगी। टोवे ने उन्हें लाख समझाया पर वो नहीं मानी। उनका साथ निभाते हुए टोव के पिता भी डूबकर मर गए। फ्राज भी टोव को बचाने के लिए कुर्बान हो गया। वही इस भयंकर तूफान में शिप को कंट्रोल नहीं किया गया तो इनका डूबना तय था। इसीलिए समय रहते ये कैप्टन आइक को ढूंढने निकल पड़े। उधर ओलेक और बाकी लोग इस तूफान से निकलने के लिए भट्ठी में कोयला झोंकते जा रहे थे। तभी लूसियन को दौरा पड़ने लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एंजल भी एक लोहे के बीम के चपेट में आकर मारा गया। उधर फर्स्ट मेट ने लड़के को ढूंढ लिया था। अगले ही पल वो पिरामिड को हासिल कर उसके जरिए इस सिमुलेशन को शटडाउन का काउंटडाउन स्टार्ट कर दिए, जिसका मतलब ये सिमुलेशन खत्म होने के बाद दोबारा फिर से फ्रेश सिमुलेशन स्टार्ट होगा और ये तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि ये अपने सपने से जागने का तरकीब ढूंढ नहीं लेते। उनके साथ साथ मौरा के पिता भी इस सपने में फंसे हुए थे। उनके पास 2 कलर का इंजेक्शन था, काली वाली यादाश्त मिटाने और सफेद वाली यादाश्त वापस लाने वाली थी। जैसे ही एलियट को सफेद वाली इंजेक्शन लगाई गई, उसे पास्ट का सब कुछ याद आने लगा। एलियट को एक गंभीर बीमारी थी जिससे वो 1 महीने का ही मेहमान था। उसकी माँ दिमाग की बहुत बड़ी साइंटिस्ट थी। वो अपने बेटे को मरता देख एक ऐसा सिमुलेशन तैयार की जिसमें वो बिना दुख दर्द हमेशा अपने बेटे के साथ रह सके, जब चाहे उससे मिल सके। इस प्रोजेक्ट में और 1500 लोगों ने हिस्सा लिया, जो या तो किसी बीमारी से मरने वाले थे या फिर अपनी जिंदगी से उब चुके थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जब मौरा सपने के अंदर थी तो उसके सगे भाई ने उससे धोखा किया। मौका देख वो सिमुलेशन से बाहर निकलने का कोड बदल दिया, जिससे मौरा और बाकी लोग उसी सिमुलेशन के अंदर हमेशा के लिए फंस गए। उधर मौरा इतना तो समझ चुकी थी कि वो किसी प्रकार के सपने में जी रहे हैं, लेकिन औरों को मौरा की इस बात का यकीन नहीं हुआ। तब मौरा उन्हें यकीन दिलाने के लिए पूछी, किसी को याद है कि हम सभी कर्बेरोस पर कैसे चढ़े, कहां से चढ़े? सब एक दूसरे को हैरत भरे निगाहों से देख रहे थे, लेकिन कर्बेरोस पर चढ़ना किसी को भी याद नहीं होता। फिर भी ये मौरा की बातों पर यकीन नहीं करते और जहाज से नीचे उतरने निकल पड़ते हैं। वही आइक ने मौरा पर भरोसा किया और ये डेनियल को ढूंढने उस मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचे, जहां पर फर्स्ट मेट ने आइक को मार डाला और मौरा को पकड़कर उसके पिता के पास ले गया, ताकि उसकी यादाश्त मिटाकर ये सिमुलेशन को फिर से रिस्टार्ट कर सके। दूसरी ओर हमें डेनियल को दिखाया जाता है, जो जोरों शोरों से इस सिमुलेशन प्रोग्राम से मौरा और अपने आप को अलग करने में जुटा था। वो अपने मकसद में कामयाब हो गया, और जब मौरा के पिता मौरा को भूलने की इंजेक्शन लगाने के बाद सिमुलेशन को रिस्टार्ट किए, तो पूरा का पूरा सिमुलेशन खत्म होने के बाद दोबारा सिमुलेशन स्टार्ट तो हुआ, मगर पिछला वाला सिमुलेशन स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि उसकी जगह पहला सिमुलेशन स्टार्ट हुआ जो मौरा ने सबसे पहले क्रिएट किया था। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डेनियल ने उस क्वांटम कंप्यूटर की मदद से ब्लैक पिरामिड के प्रोग्राम को बदल दिया था और उसकी चाबी की जगह
अब नया पासवर्ड मौरा के वेडिंग रिंग को बना दिया था, जिसका मतलब वो काला पिरामिड और उसकी चाबी बेकार हो चुके थे। मौरा के पिता एलियट और बाकी 1500 लोगों की चेतना उस सिमुलेशन में ही अनंत काल तक कैद हो चुकी थी। अब मौरा के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो नींद से जगकर सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले और उन सबको उनकी चेतना में वापस ले आए। उसके नए प्रोग्राम किए हुए पिरामिड पर रिंग लगाते ही वो अपने चेतना में लौट आई। ये सभी अंतरिक्ष में एक प्रोमीथियस नामी शिप पर थे। इतने में मौरा के भाई का एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, प्रोजेक्ट प्रोमीथियस, यात्री 1423, क्रू 550 वर्तमान, डेट 19/2099। ये कहानी स्टार्ट हुई थी सन 1899 में और अब 2099 चल रहा है। आप खुद हिसाब लगा लो कि मौरा कितने सालों तक इस सिमुलेशन में फंसी रही।